एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। इसके पहले अंक में हमने फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण पर चर्चा किया था। आज के अंक में हम फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक कारण किस प्रकार फ्रांस की क्रांति करने के लिए जनता को विवश किया। फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था। राजतंत्र वह होता है जिसमें राजा का शासन होता है, एक राजा शासन करता है और यह जो राजा था वह निरंकुश था, उस पर अंकुश लगाने वाला, रोक लगाने वाली कोई संस्था नहीं थी। निरंकुश उसे कहते हैं जो किसी भी प्रकार के दबाव, किसी भी प्रकार के रोक टोक, किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त होता है, वह निरंकुश होता है। और परिभाषिक शब्दावली की अगर बात किया जाए तो निरंकुश उसे कहा जाता है जो अत्यधिक केंद्रित सैन्य बल पर आधारित और पूर्णतया दमनकारी शासन व्यवस्था होती है। यह फ्रांस में जो राजतंत्र था वह निरंकुश राजतंत्र था। इस पर रोक लगाने वाली कोई संस्था नहीं थी, जो संस्था थी भी वह असहाय थी। इसी कारण राजा स्वयं को पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि मानता था और लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 16वां कहता था कि यह चीज़ इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूँ, अर्थात मेरे शब्द ही कानून हैं, यह लुई 16वां कहता था। राजा अपने राज्य में जिसे चाहे उसे कैद कर सकता था और बिना मुकदमा चलाए जो सज़ा देने चाहे वह सज़ा दे सकता था। और यह कार्य केवल राजा ही नहीं कर सकता था, राजा का कोई भी कृपा पात्र राजा के अधिकारों का उपयोग कर सकते थे। और ऐसी अवस्था में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। राजा के जो असीमित अधिकार थे, उन अधिकारों पर अंकुश लगाने वाली कोई जनप्रतिनिधि संस्था या संसद नहीं थी। फ्रांस में स्टेट जनरल नामक प्रतिनिधि सभा अवश्य थी, लेकिन 1614 ईस्वी के बाद उसका कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था और इस तरह 175 साल से इस स्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाई गई थी। इसके अलावा स्टेट जनरल का जो नियम था वह नियम लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध था। लोकतांत्रिक मूल्य यह कहता है, लोकतांत्रिक मूल्य यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, अर्थात एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मानता है। लेकिन यह स्टेट जनरल प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकारी था। मतलब प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग के जितने लोग थे उनका एक मत, कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनका एक मत और तृतीय स्टेट यानी जनसाधारण वर्ग के जितने भी लोग थे उनका एक मत। और इसके आधार पर, इसके बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाता था, जो बहुमत का एक स्वांग था, लोकतंत्र का एक दिखावा था। वास्तव में वह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध था। शासकों की नीति सिद्धांत पर नहीं चलती थी। एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है जिस पर कोई भी शासन व्यवस्था संचालित होती थी। यहाँ नीति सिद्धांत पर नहीं चलती थी, वह इच्छा पर चलती थी कि जैसी हमारी इच्छा होगी उसके अनुसार हमारी नीति चलेगी, हमारे कानून चलेंगे, हमारी व्यवस्था चलेगी। जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की पहली मांग थी कि वह संविधान की मांग उन्होंने की थी और इस संविधान के मांग करने के पीछे जो उनका उद्देश्य था, अभिप्राय था, वह यह चाहते थे कि देश में कोई संगठन हो, देश में कुछ व्यवस्था हो जो जनता के बारे में सोचे, जनता के कल्याण के बारे में कुछ कार्य करे। फ्रांस की अराजक स्थिति के बारे में मादले ने व्यंग्यात्मक रूप में कहा था कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इस तरह हमने राजनीतिक कारण को देखा कि राजनीतिक कारण वह लोकतांत्रिक मूल्यों, जो कानून थे वह राजा के शब्द थे। राजा अपने को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था
वह जो कहता था वही कानून था, वह जिसे चाहे उसे कैद कर सकता था और यह कार्य राजा ही नहीं बल्कि उसका कृपा पात्र कोई भी व्यक्ति कर सकता था। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी और राजा के असीमित निरंकुश अधिकारों पर अंकुश लगाने वाली कोई संस्था भी नहीं थी। स्थिति इतनी बुरी थी कि बुरी व्यवस्था का तो बात ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इस प्रकार यह फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण था जिसके कारण फ्रांस की क्रांति संभव हुई।